तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो न्यूज में चल रहे थे उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो लिखना फिर सबसे पहले दैट इज अबाउट इंडिया यूएई रिलेशंस। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है, इसमें काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंडिया यूएई दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रिलेशंस। सो लिखो इसमें पहला पॉइंट, रिसेंटली इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स recently India and United Arab Emirates held bilateral talks held bilateral talks with the aim to deepen held bilateral talks with the aim to deepen ties with the aim to deepen ties and enhance their comprehensive strategic partnership. Enhance their comprehensive strategic पार्टनरशिप। सो जो भी इंडिया एंड यूएई के रिलेशंस चल रहे हैं उसको और बेहतर करने के लिए और इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको बेहतर करने के लिए रिसेंटली बातचीत हुई है, मीटिंग्स हुई हैं। नीचे नोट बना के लिख लो, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? सो लिखना इसमें it is seen as higher level it is seen as higher level relationship between two countries, higher level relationship between two countries covering commercial relations covering commercial relations comma trade comma economic partnership comma political relations comma security relations political relations comma security relations which ultimately results into better bilateral ties which ultimately results into better bilateral ties। सो जब भी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, इसमें वैसे ऑलमोस्ट हर एक एरिया कवर हो जाता है। सबसे पहली बात, हायर लेवल पे ये रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है। हायर लेवल मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर या उनके जो प्रिंस हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, बड़े लेवल पे रिलेशंस होंगे। चाहे तो पॉलिटिकल रिलेशंस हो, राइट, चाहे आपके कमर्शियल रिलेशंस हो, चाहे आपके इकोनॉमिक रिलेशंस हो, चाहे आपके डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेशंस हो, चाहे आपके सोशल रिलेशंस हो, चाहे आपके कल्चरल रिलेशंस हो, चाहे आपके
टेक्नोलॉजी के रिलेशंस हो, एवरीथिंग, हर एक चीज कवर हो जाती है। और हायर लेवल पे जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं वो इन सब एरियाज में काम करते हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करते हैं। तो वो हमारा यूएई के साथ ऑलरेडी चल रहा है। नोट के बाहर लिखना पॉइंट, द क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी, आबू धाबी कहां पे पड़ता है आपका, यूएई में। द क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद, शेख खालिद बिन मोहम्मद, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जयाद अल नहान, बिन जयाद अल नहयान, ये उसका पूरा नाम है। दिस इज द नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, क्योंकि जो प्रिंस है वो अपने फादर का नाम, अपनी फैमिली का नाम भी बीच में ऐड करता है। सो शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान, ये वहां के क्या है, आबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं, आप बोल सकते हैं। सो द क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी was hosted by Indian Prime Minister, was hosted by Indian Prime Minister at Hyderabad House in New Delhi, at Hyderabad House in New Delhi। सो रिसेंटली उनके क्राउन प्रिंस हमारे देश में आए थे सितंबर में, और उनको हैदराबाद हाउस, जगह का नाम है, आप बोल सकते हो बिल्डिंग का नाम है, वहां पे उनके साथ मीटिंग्स हुई। कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुलाया था, आप बोलते सकते हो, वेलकम किया उनको। नीचे हेडिंग दो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडिया यूएई रिलेशंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडिया यूएई रिलेशंस। इंडिया यूएई रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी वो एग्जांपल्स हैं, वो फैक्ट्स हैं जिसको आप याद रख सकते हो अलग अलग एरियाज में। सो नंबर 1 लिखो, बाइलेटरल ट्रेड। नंबर 1 इज बाइलेटरल ट्रेड। बाइलेटरल मतलब जो दो कंट्रीज के बीच में व्यापार हो रहा है, इसमें लिखना द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइंड इन 2022, याद रखना इसको, दिस इज इंपॉर्टेंट। द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइंड इन 2022 has boosted the trade, has boosted the trade from 72 billion US dollars, from 72 billion US dollars, 72 billion US dollars in 2021-22, 2021-22 में 72 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा व्यापार होता था। इन 2021-22 टू 84 बिलियन यूएस डॉलर्स, टू 84 बिलियन यूएस डॉलर एज ऑफ 2023-24, एज ऑफ 2023-24, कॉमा रजिस्टरिंग 16% इंक्रीज, रजिस्टरिंग 16% इंक्रीज। सो 2021-22 से अगर आप 2023-24 का डाटा देखते हो तो ट्रेड में, व्यापार में टोटल 16% का इंक्रीज हुआ है। और उसका कारण है ये एग्रीमेंट जो कि बाइलेटरल ट्रेड को बढ़ाने के लिए 2022 में साइन किया गया था, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखो, बाइलेटरल ट्रेड के बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकंड पॉइंट इज
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जिसको बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें लिखो यूएई emerge as fourth largest investor, UAE emerged as fourth largest investor in the financial year 2023, in the financial year 2023 with total investment of 3.3 billion US dollars, with total investment of 3.3 billion US dollars। सो जब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें आपके पास आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से आने वाला पैसा जो हमारे देश में इन्वेस्ट होता है उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर उसमें हम बात करें नंबर 4 पे कौन रहा है 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर में, तो वो रहा है यूएई विद 3.3 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहां से यहाँ पे आई है। नंबर 3 लिखना है एफडीआई के बाद, दैट इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। एफडीआई के बाद तीसरा जो एरिया है दैट इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इसमें लिखो इंडिया यूएई कंडक्ट बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया यूएई कंडक्ट बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड डेजर्ट साइक्लोन। इसको याद रखना, पूछ लेते हैं क्वेश्चन, कॉल्ड डेजर्ट साइक्लोन। सो हमारी जो मिलिट्री है और यूएई की जो मिलिट्री है दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएससी हो, कोई मर्जी हो, कोई मर्जी, हर जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस बार मित्र शक्ति के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। मित्र शक्ति जो आपकी एक्सरसाइज है वो होती है श्रीलंका के साथ, उन्होंने लिखा हुआ था बांग्लादेश के साथ होती है, बस आपको पता होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। सो वैसे ही डेजर्ट साइक्लोन जो एक्सरसाइज है ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके साथ? यूएई के साथ, ठीक है, इसको याद रखना। देन एक पॉइंट इसी में और लिखना डिफेंस एंड सिक्योरिटी में, यूएई is interested in UAE is interested in Indian defense products, UAE interested in Indian defense products such as BrahMos missiles, ये हमारा मतलब बहुत बढ़िया चीज है, BrahMos missiles, इंडिया के द्वारा जो ब्रह्मोस मिसाइल्स बनाई जाती हैं उसमें बड़ा वो इंटरेस्टेड है उसकी खरीदारी करने के लिए। नंबर 2 है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, मान लो किसी के ऊपर मिसाइल गिरती है तो आपका डिफेंस सिस्टम मिसाइल को हवा में खत्म कर देता है, हमारा जो है उसका नाम क्या है? आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। तो उसमें भी वो इंटरेस्टेड है कि हमें ये चाहिए, खरीदना चाहते हैं इंडिया से। नंबर 3 आपके पास है तेजस फाइटर जेट, तेजस फाइटर जेट, वो देखा है जहाज जिसमें एक ही बैठा होता है पर्सन, एक या मैक्सिमम 2 बैठे होते हैं, जहाज जो लड़ाकू जहाज होते हैं आप बोल सकते हो, वो हमारा है एक तेजस फाइटर जेट। ये 3 हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सारे के सारे क्या है? मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट है हमारे। टेक्नोलॉजी जरूर बाहर से आई, जैसे ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी रशिया से आई है लेकिन अभी हम बना रहे हैं उसको, आप बोल सकते हो। सो हमारे द्वारा बनाए गए ये तीनों प्रोडक्ट में ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो मतलब डिफेंस रिलेशंस भी हमारे अच्छे खासे इनके साथ देखने को मिल रहे हैं। देन उसके बाद
डिफेंस सिक्योरिटी के बाद लिखना नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स। मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स। मल्टीलेटरल एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि सिर्फ इंडिया यूएई ही नहीं, साथ में कुछ और कंट्रीज का भी कॉमन ग्रुप, राइट। तो लिखो इसमें, द मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, द मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स such as I2U2 grouping, I2U2 grouping, ब्रैकेट में लिख लेना आई, दो आई, वन इज इजराइल, अनदर इज इंडिया। दो यू, वन इज यूएसए, अनदर इज यूएई। तो ये एक ग्रुपिंग है, आप बोल सकते हो वेस्ट एशिया की, खास तौर पे वेस्ट एशिया की दो कंट्रीज यहाँ पे है, एक तो यूएई है और एक इजराइल है, बाकी यूएसए आ गया और इंडिया आ गया, इन चारों की ग्रुपिंग है, ठीक है। एक और है आपके पास, दैट इज योर ब्रिक्स, ब्रिक्स प्लस। ब्रिक्स प्लस की अगर हम बात करें, इसमें आपके पास टोटल 9 कंट्रीज हैं। ब्रिक्स की ओरिजिनल कंट्रीज की अगर हम बात करें, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये प्लस क्यों लगाया, क्योंकि 2023 में कुछ और कंट्रीज की मेंबरशिप हमें देखने को मिली जिन्होंने 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स को ज्वाइन किया। 1 जनवरी 2024 को वो कंट्रीज कौन सी है जिन्होंने ज्वाइन किया है? एक है यूएई, एक है ईरान, एक है इजिप्ट और एक है इथोपिया। सो आज ब्रिक्स में टोटल कितनी कंट्रीज होगी? 5 तो ये होगी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, 4 ये होगी जिन्होंने 2024 में 1 जनवरी 2024 को इसको ज्वाइन किया ब्रिक्स को। तो इसमें ध्यान से देखो, टोटल 9 कंट्रीज होगी जिसमें एक यूएई है, एक इंडिया है। हो गया कॉमन प्लेटफॉर्म, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म। देन उसके बाद नंबर 3 पे है, इसको लिख लिया, इसको ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखवाया है, ठीक है। ये 1 जनवरी 2024 एक्सपैंड हुआ है आपका ब्रिक्स और बन गया ब्रिक्स प्लस। एक और प्लेटफॉर्म है, दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये क्या है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर 2023। इसमें भी दोनों कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो, जैसे इस तरीके से आपको इंडिया देखने को मिलता है, दिस इज इंडिया। इस तरफ को जाओगे तो आपको पर्शियन गल्फ जो है वो देखने को मिल जाती है। इस तरीके से कुछ आपको पर्शियन गल्फ जो है वो देखने को मिल जाएगी, राइट। ऐसे करके आपका पूरे का पूरा ये एरिया बन जाता है। दिस इज अफ्रीका, दिस इज वेस्ट एशिया, है ना। और यहां पे आपकी कौन सी कंट्रीज आ जाएंगी? आपकी यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप। सो यहाँ पे रिसेंटली जब ये हमारे यहाँ पे G20 की मीटिंग चल रही थी 2023 में, एक नया कॉरिडोर, एक नया रास्ता बनाने का एग्रीमेंट हमारे सामने आया कि भाई इंडिया से स्टार्ट होगा ये रास्ता, राइट। कहां से? मुंबई से। वहां से ये पहुंचेगा कहां? यूएई। यहाँ पे कंट्री पड़ती है जिसका नाम क्या है? इस कंट्री का नाम है यूएई। यूएई तक तो पहुंचोगे आप समुद्री रास्ते के थ्रू, उसके बाद आगे बनेगा आपका रेलवे ट्रैक इजराइल के थ्रू होते हुए।
फिर इजराइल के बाद आगे फिर समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करके आप किसके साथ कनेक्ट हो जाओगे? यूरोप के साथ। इसको बोलते हैं इंडिया, ये वेस्ट एशिया को और करके क्या बोल देते हैं? मिडल ईस्ट। और क्या बोलते हैं इसको? मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब ये तीन एरियाज को कनेक्ट करने के लिए एक रास्ता बिल्डअप किया जाएगा, आप बोल सकते हो डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, रास्ता बनाया जाएगा व्यापार करने के लिए। ये कब आया? 2023 में। तो इसमें इंडिया है और इंडिया के बाद सीधा कौन आता है? यूएई। तो ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एरिया लिखो इसके बाद, मतलब हाँ बना लो बना लो बना लो। ये 2023 का है, अभी बनना है, अभी ये बना नहीं है, बिल्डअप नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो वॉर चल रही है। इस वाले एरिया में अगर तुम देखोगे, दिस इज इजराइल, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे तो वॉर चल रही है, तो डिस्टर्ब हो गया ये पूरा एरिया यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से अभी तक ये बिल्डअप नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट एरिया लिखो कोऑपरेशन का, मल्टीलेटरल के बाद, दैट इज कल्चरल कोऑपरेशन। कल्चरल कोऑपरेशन। सो कल्चरल लेवल पे कैसे हमारा कोऑपरेशन है, तो इसमें लिखना अराउंड 3.5 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, अराउंड 3.5 मिलियन पीपल, मतलब 35 लाख, 3.5 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ब्रैकेट में लिख लेना इंडियन डायस्पोरा। जो इंडिया के लोग बाहर बैठे होते हैं उसको क्या बोलेंगे? इंडियन डायस्पोरा। मतलब जो हमारे देश के लोग बाहर की कंट्रीज में काम वगैरह करने के लिए गए हुए हैं। 3.5 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, ब्रैकेट में लिखना इंडियन डायस्पोरा, comma forms a crucial link, forms a crucial link between the two nations, between the two nations, comma recently in February 2024, recently in February 2024, Prime Minister Modi inaugurated, recently in February 2024, Prime Minister Modi inaugurated first Hindu temple, inaugurated first Hindu temple in Abu Dhabi, first Hindu temple in Abu Dhabi। आबू धाबी में पहला हिंदू टेम्पल बनाया गया, उसका इनॉग्रेशन, उसका उद्घाटन मोदी ने किया था। ये राम मंदिर के बाद, पहले राम मंदिर का उद्घाटन किया जनवरी में, और फरवरी में फिर आबू धाबी के पहले हिंदू टेम्पल का। तो मतलब वो मुस्लिम कंट्री है। और यूएई कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ये मोनार्कियल कंट्री है। यहाँ पे राजा का शासन चलता है, तभी तो इतना लंबा नाम आपको लिखवाया वहां के प्रिंस का। तो मतलब एक मुस्लिम कंट्री होना प्लस एक मोनार्कियल कंट्री होना, फिर ऊपर से किसी ऐसे धर्म का मंदिर वहां पे बनवाना जिसकी वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। वहां पे ओरिजिनल पॉपुलेशन तो हिंदू है ही नहीं। जो हमारे यहाँ से लोग वहां पे काम करने के लिए जाते हैं वो हिंदू पॉपुलेशन आपको वहां पे देखने को मिलेगी। तो मतलब कल्चरल लेवल पे रिलेशन अच्छा है कि 35 लाख इंडियन जनता वहां पे बैठी हुई है। तभी वो वहां पे अबू धाबी में पहला अपना टेम्पल जो है वो ओपन किया उन्होंने, मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है,
सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप इंडिया यूएई रिलेशंस के बारे में याद कर सकते हो। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग देना, इंडियाज हेजिटेंसी, इंडियाज हेजिटेंसी, HESITANCY, इंडियाज हेजिटेंसी in joining regional comprehensive economic partnership. India's hesitancy in joining regional comprehensive economic partnership. Regional comprehensive economic partnership. नेक्स्ट करंट अफेयर है ये, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इसमें देखो, रिसेंटली the India development update, recently the India development update report, India development update report published by World Bank, comma, suggested that India should reconsider, joining regional comprehensive economic partnership. India should reconsider joining regional comprehensive economic partnership. Regional comprehensive economic partnership. सो इंडिया को बोला गया कि आपको एक बार फिर से थोड़ा विचार करना चाहिए कि आप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करो। हुआ क्या था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है क्या चीज? ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, सीधी सी बात। ये क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कितनी कंट्रीज के बीच में है? टोटल 15 कंट्रीज के बीच में है। ये 15 कंट्रीज कौन सी हैं? 10 कंट्रीज तो आपकी आ जाती हैं आसियान की। आसियान ग्रुपिंग हमने कई बार डिस्कस किया है। आसियान की जब हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी 10 कंट्रीज हैं? इंडोनेशिया है, राइट, मलेशिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ब्रूने है, फिलीपीन है। कितने हो गए? इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रूने, देन लाओस है, देन कंबोडिया है। हो गए पूरे कि रह गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रह गया। कौन सा? सिंगापुर। कौन सा रह गया? सिंगापुर। ये 10 की 10 कंट्रीज आपको कहां पे मिलेंगी? साउथ ईस्ट एशिया में। तभी तो बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। आसियान की टोटल 10 कंट्रीज। तो जो बची हुई 5 हैं वो कौन सी हैं? वो है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। 15 होगी।
तो एक तरीके से आप बोल सकते हो आसियान +5। आरसीईपी इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन आसियान +5, मतलब आसियान की 10 कंट्रीज +5। वो +5 पहले +6 थी, उसमें इंडिया भी था, लेकिन इंडिया ने 2019 में मना कर दिया कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। कारण क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि आप टैरिफ फ्री ट्रेड करोगे, टैरिफ फ्री ट्रेड करोगे। मतलब अगर चाइना टू इंडिया कोई प्रोडक्ट आएगा तो इंडिया उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा, और जितना सस्ता चाइना प्रोडक्ट भेज रहा है उतना सस्ता ही इंडिया में बिकेगा। अब इससे क्या होता है? चाइनीज प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं, अगर बिना टैक्स लगाए इंडियन मार्केट में बिकेंगे तो वो बहुत सस्ते होंगे और उनकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और इंडियन प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में बिक नहीं पाएंगे, चाइना के बिकेंगे। चक्कर यही था। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। चाइना के साथ अगर हम बात करें सो अराउंड अराउंड 101 बिलियन यूएस डॉलर्स के सामान हम मंगवाते हैं। 101 बिलियन यूएस डॉलर का सामान हम मंगवाते हैं, और अराउंड 17 बिलियन यूएस डॉलर का सामान हम बेचते हैं। सो इट इज लाइक दैट। ऐसे समझ लो कि 17 रुपए का सामान बेचा मैंने और 101 रुपए का सामान सामने वाले से खरीदा। टोटल कितने हो गए? 118। 118 रुपए का टोटल ट्रेड हुआ। सिंपल भाषा में अगर हम देखें, 17 रुपए का मैंने बेचा और 101 रुपए का खरीदा, तो नुकसान किसका हुआ? मेरा, क्योंकि मैंने बेचा सिर्फ 17 रुपए का है, खरीदा 101 रुपए का है, तो फायदा किसका हुआ? चाइना का। तो यहाँ पे बिलियंस में ले लो मोटा मोटा कि 17 बिलियन का सामान अगर हम चाइना को बेचते हैं तो बदले में 101 बिलियन का सामान खरीदते हैं, तो मतलब हम घाटे में तो ऑलरेडी चल रहे हैं। और अगर बिना टैरिफ के सामान वो चाइना वाला यहाँ पे बिकेगा तो मतलब उसकी डिमांड और बढ़ेगी, और अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो खरीद हमारी और बढ़ जाएगी। खरीद को तो कम करना है, जो बेच रहे हैं उसको बढ़ाना है। ये 17 बिलियन को बढ़ाना है और इसको कम करना है। अगर ऐसे एग्रीमेंट को ज्वाइन करेंगे तो ये कम नहीं होगा, ये कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा खरीद बढ़ जाएगी, आप बोल सकते हो। इसीलिए इंडिया ने 2019 में इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो सबसे पहले इसी के बारे में कुछ फैक्ट्स लिख लो, आरसीईपी के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में लिख लो। It was introduced during 19th 19वीं, introduced during 19th ASEAN summit in 2011, ASEAN summit in 2011, comma, it entered into force on 1st January 2022, on 1st January 2022, comma, India was among the proposer countries of RCEP. India was among the proposer countries of RCEP, but later in 2019, India withdraw from this agreement. Later in 2019, India withdraw from this agreement. 2011 में इसको पहली बार इसकी बात हुई, आसियान की समिट हो रही थी। समिट मतलब सालाना जो उनकी मीटिंग होती है, 19वीं समिट हो रही थी। वहां पे बात हुई कि एक ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेके आते हैं जिसको बोलेंगे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। उस टाइम पे इंडिया ने भी इस चीज को सपोर्ट किया कि ठीक है हमें लेके आना चाहिए, आप बोल सकते हो। लेकिन 2019 में जब आए, 2011 में माहौल अलग था। 2011 में मनमोहन सिंह बैठा हुआ था,
2019 में नरेंद्र मोदी बैठा, एक तो सरकार पार्टी चेंज हो गई, दूसरी चीज सिनेरियो बहुत चेंज हो गया। 2019 में हम इतना ट्रेड डेफिसिट में नहीं थे और 2011 में इतना ट्रेड डेफिसिट में नहीं थे जितना 2019 में हो गए। तो तब हमारे लिए ये बड़ा कंसर्न बन गया, पहले इतना बड़ा कंसर्न नहीं था। तो इंडिया ने सोचा कि अगर इसको ज्वाइन किया हमने तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इंडिया ने 2019 में ही मना कर दिया। ये लागू कब हुआ है? ये लागू हुआ है 2022 1 जनवरी को जाकर। ठीक है, आया कब है? 2011 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन लागू 2022 में हुआ है। नेक्स्ट लिखो, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। It is world's largest free trade agreement covering the regions of East Asia, Southeast Asia and Oceania. ओशियानिया में खास तौर पे ये 2 कंट्रीज पड़ती हैं। ओशियानिया कॉन्टिनेंट मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के जो छोटे छोटे आइलैंड उन सबको ओशियानिया बोल देते हैं। ओशियानिया में खास तौर पे ये 2 कंट्रीज पड़ती हैं। ये तीनों कंट्रीज कहाँ की हैं? ये हैं ईस्ट एशिया की। और ये क्या है? ये तो शरेआम आपको पता चल रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया। तो 3 रीजन्स को कनेक्ट करने की बात करता है, 3 रीजन्स में फ्री ट्रेड करने की बात करता है। कॉमन का आगे लिखना, देयर टोटल कंबाइंड जीडीपी, of 15 member countries, total combined GDP of 15 member countries is around 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। इन 15 कंट्रीज की जो जीडीपी है उसको मर्ज कर दो, कितना बन जाएगा? 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो ऐसे है। इतना इतना यूएस डॉलर 26 ट्रिलियन में अगर आप देखोगे, 6 6 12 जीरो लगती हैं, 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। अच्छा, जीडीपी है, जीडीपी का मतलब क्या होता है कि सालाना यहाँ पे कितनी प्रोडक्शन हो रही है। सो सालाना हर साल इन 15 कंट्रीज में जो टोटल प्रोडक्शन होती है, अलग अलग वस्तुएं बनती हैं, गुड्स बनती हैं या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, उसकी टोटल मनी वैल्यू कितनी है? 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एरिया है, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इस्तेमाल करके ट्रेड किया जा रहा है। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि इंडिया को इसको रीज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया इसकी नेगोशिएशंस में तो था 2011 से 2019 तक, लेकिन बाद में मना कर दिया। तो इंडिया को ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि इंडिया को नुकसान हो रहा है। अब क्या नुकसान हो रहा है, क्या बताया वर्ल्ड बैंक ने? तो लिखो फिर नीचे सब हेडिंग दे दो। हम्म, नहीं वही तो बात है ना, आपका ट्रेड डेफिसिट इज नॉट इक्वल्स टू लॉस। ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो आप बेच कम रहे हो, खरीद ज्यादा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इकोनॉमी को नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज को अगर आप देखोगे तो वो ट्रेड डेफिसिट में ही रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन उतनी नहीं है जितनी चाइना में है। एज सिंपल एज दैट ना। हमारी जीडीपी कितनी है? हमारी जीडीपी है सालाना, हमारे यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन होती है उसकी वैल्यू कितनी है? वो है 4 ट्रिलियन। वो है अराउंड 4 ट्रिलियन। चाइना की कितनी है? अराउंड 18 ट्रिलियन। चाइना में सालाना जो प्रोडक्शन होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? सिर्फ 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो जब इतना गैप है प्रोडक्शन में, तो ऑटोमेटिकली ट्रेड में भी तो गैप होगा। तुम ज्यादा बेच कैसे सकते हो जब प्रोड्यूस वो ज्यादा कर रहे हैं, वो बेचेंगे ज्यादा।
तो ये कोई नुकसान वाली चीज नहीं होती। अगर आप बोलो कि अगर ट्रेड डेफिसिट है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज का हालात यही होते हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज मतलब प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है, डिमांड तो ज्यादा है ही है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा दुनिया की पॉपुलेशन रहती है, तो बाहर से तो मंगवाना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही है, कुछ पॉजिटिव भी है, वही हम लिखने जा रहे हैं कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वर्ल्ड बैंक ने क्यों बोला ऐसा। तो लिखो फिर, व्हाट is the World Bank's analysis? What is the World Bank's analysis on RCEP, RCEP and India, RCEP and India? वर्ल्ड बैंक का क्या मानना है कि इंडिया और आरसीईपी का आपस में क्या रिलेशन है। तो इसमें लिखो वर्ल्ड बैंक ने क्या क्या यहाँ पे हमें रैशनल बातें बोली हैं। नंबर 1, इनकम गेन, इनकम गेन। अगर इंडिया इसको ज्वाइन करता है तो इंडिया में इनकम बढ़ जाएगी लोगों की, इनकम गेन। नंबर 1 पॉइंट लिखो, इनकम गेन। कैसे, तो लिखना इसमें, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्टडी, इंडियाज इनकम विल इंक्रीज, according to World Bank study, India's income will increase by 60 billion US dollars. India's income will increase by 60 billion US dollars annually. हर साल 60 बिलियन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी हमारी कंट्री की इनकम एनुअली, if it rejoin the agreement, if it rejoin the agreement and its income will fall, and its income will fall by 6 billion US dollar, and its income will fall by 6 billion US dollars if India does not join RCEP, if India does not join RCEP। दो एनालिसिस वर्ल्ड बैंक ने बताए कि अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो क्या होगा, अगर इंडिया ज्वाइन नहीं करता है तो क्या होगा। उन्होंने बोला अगर डज ज्वाइन, मतलब अगर आपने ज्वाइन किया तो इंडिया का जो एनुअल इनकम है, इंडिया का जो एनुअल इनकम है उसमें कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा, 60 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर इंडिया इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करता है तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इंडिया में ज्यादा होंगी, जिससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो कंट्री की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि देश में जो लोग कमा रहे हैं उसको कंबाइन कर दो तो क्या होगी, आपकी कंट्री की इनकम होगी, जो कि मोस्टली जीडीपी की फॉर्म में ही देखा जाता है। तो हर साल 60 बिलियन से आपकी इनकम बढ़ सकती है इंडिया की, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं। वर्ल्ड बैंक का बोलना है कि अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगे तो तुम्हारी हर साल एनुअली कम होती जाएगी इनकम, कितने से, 6 बिलियन यूएस डॉलर से। तो ये बातें बतानी होती हैं जब कोई आपसे पूछे कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का ये व्यू पॉइंट है कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो 60 बिलियन से आपकी इनकम सालाना बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, हर साल 60 बिलियन बढ़ती जाएगी, और अगर नहीं करते हो तो हर साल आपकी 6 बिलियन से कम होती जाएगी। ठीक है। नंबर 2, एक्सपोर्ट ग्रोथ। नंबर 2 इज एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो इसमें लिखो
The expected export gains from joining RCEP, the expected export gains from joining RCEP could increase by 17%, 17 could increase by 17% in services such as finance, marketing and computing. जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो आपका कितने से बढ़ सकता है? 17% से इंक्रीज हो सकता है अगर इंडिया इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करे। तो मतलब अभी इंडिया जितना सर्विसेज बेच रहा है, जितनी सर्विसेज हम बेच रहे हैं उससे 17% हम ज्यादा सर्विसेज बेचना स्टार्ट कर देंगे अगर हम इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करते हैं। क्योंकि चक्कर ये है ना, हम देख लेते हैं सिर्फ चाइना, बाकी कंट्रीज भी तो है यहाँ पे। हर एक कंट्री के साथ हमारे इतने बुरे हालात थोड़ी ना है। चलो चाइना से आने वाला प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ से बाकी कंट्रीज जो बैठी हुई हैं, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 10 आसियान की कंट्रीज, हमारे यहाँ से वहां पे एक्सपोर्ट भी तो बढ़ जाएगा क्योंकि उनके साथ भी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। अगर 15 कंट्रीज प्रेजेंटली आरसीईपी में है तो वो 15 कंट्रीज आपस में जब ट्रेड करती हैं तो फ्री ट्रेड करती हैं, पर अगर इंडिया इसको ज्वाइन करेगा तो बाकी 15 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड होगा आपका, आप बोल सकते हो। तो चाइना को अगर तुम इग्नोर करो तो बाकी जगहों पे अगर अब तुम ओवरऑल देखोगे तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, और वही तो तुम बढ़ाना चाहते हो कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ इंपोर्ट कम करो, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। नंबर 3, डिनायल ऑफ इकोनॉमिक गेन्स, डिनायल ऑफ इकोनॉमिक गेन्स। डिनायल ऑफ इकोनॉमिक गेन्स कैसे? सो लिखो, आरसीईपी विदाउट इंडिया, RCEP without India will add, RCEP without India will add 186 billion US dollars, will add 186 billion US dollars, 186 billion US dollars to the world economy, to the world economy and the member countries, and the member countries will experience, and the member countries will experience increase in their economic growth, member countries will experience increase in their GDP, सीधा GDP लिख लो, इकोनॉमिक ग्रोथ मत लिखना, increase in their GDP by 0.2%, by 0.2%. For example, the major beneficiaries such as China, will gain 85 billion US dollars, such as China will gain 85 billion US dollars, comma, Japan will gain
48 billion US dollars. Japan will gain 48 billion US dollars and South Korea will gain 23 billion US dollars. South Korea will gain 23 billion US dollars. फुल स्टॉप लगा कर लिखना. So India will miss a major opportunity for its GDP growth. So India will miss a major opportunity for its GDP growth. तो वो बोल रहे हैं कि भाई वर्ल्ड में अभी टोटल जितनी प्रोडक्शन है ना, इस एग्रीमेंट के लागू होने के बाद उस प्रोडक्शन में 186 बिलियन US डॉलर की प्रोडक्शन और ऐड हो जाएगी. तो प्रोडक्शन, वर्ल्ड की टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. अच्छा, ये जो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मतलब क्या है, आपकी जीडीपी बढ़ेगी. सो आरसीईपी में जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो देखेंगे कि उनकी पहले जितनी जीडीपी थी और आरसीईपी लागू होने के बाद उनकी जो जीडीपी है उसमें 0.2% का इजाफा हुआ है. मतलब पहले वो सालाना जितना प्रोड्यूस कर रहे थे अब 0.2% ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे सिर्फ इस एग्रीमेंट की वजह से. बाकी लोकल लेवल पे जो एफर्ट करेंगे उससे तो इंक्रीज होगा ही होगा, सिर्फ इस एग्रीमेंट से 0.2% इंक्रीज हो जाएगा. और उसमें ध्यान से देखो चाइना कितना फायदा निकाल लेगा यहां से, चाइना की इकोनॉमी कितना गेन करेगी इस एग्रीमेंट से, 85 बिलियन US डॉलर्स. जापान करेगा 48 बिलियन US डॉलर्स और साउथ कोरिया करेगा 23 बिलियन US डॉलर्स. और अगर इंडिया इसमें हो तो साउथ कोरिया से तो ज्यादा ही गेन करेंगे. जापान जितना गेन हम कर सकते हैं दैट इज अराउंड 48 बिलियन US डॉलर की प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं अगर हम इसको ज्वाइन करें तो. चक्कर ये है हमने ज्वाइन नहीं किया तो हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद लिखो हेडिंग देना, व्हाई इज इंडिया हेजिटेंट, व्हाई इज इंडिया हेजिटेंट to reconsider joining RCEP. Why is India hesitant to reconsider joining RCEP? इंडिया हेजिटेंट क्यों है, इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा जब इतना फायदा होने वाला है? तो कोई तो कारण रहा होगा कि इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा. सो नंबर 1, फ्लॉड, फ्लॉ FLAWED, फ्लॉड assumptions by the World Bank, flawed assumptions by the World Bank. तो लिखना है इसमें, the World Bank study projected income gain, the World Bank study projected income gain by 60 billion US dollars, income gain by 60 billion US dollars by 2030, 60 billion US dollars by 2030, but it does not consider, but it does not consider that most of it comes from, that most of it comes from increased import, most of it comes from increased import leading to trade imbalance, leading to trade imbalance. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि आपने ये तो बोल दिया कि अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हो ना तो इंडिया की जो टोटल इनकम है वो सालाना 60 बिलियन US डॉलर से बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी. मैंने लिखवाया ऊपर आपको, ये बोला ना वर्ल्ड बैंक ने, बाय 2030 जाते जाते सालाना आपका 60 बिलियन ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा. वो बोल रहे हैं कि आप ये तो बता नहीं रहे हो कि अगर 60 बिलियन इनकम सालाना इंडिया वालों की बढ़ेगी उसका कारण क्या होगा कि इंडिया में इंपोर्ट बढ़ेगा. और जब इंपोर्ट बढ़ता है तो मतलब क्या है, आप बाहर से खरीद ज्यादा रहे हो और बेच कम रहे हो, इससे क्या हो जाता है, ट्रेड इम्बैलेंस.
खरीद ज्यादा रहे हो, बेच कम रहे हो, तो आप घाटे में चले जाओगे। और वो चीज वर्ल्ड बैंक फोकस नहीं कर रही है। और मैंने एक दिन आपको रिपोर्ट लिखवाई थी, अगर आपको याद हो, कि जो हमारी टॉप 10 बाइलेटरल ट्रेड वाली कंट्रीज है, वन ऑन वन जिनके साथ ट्रेड होता है, टॉप 10 में सिर्फ एक यूएसए है जिसको हम बेचते ज्यादा है, खरीदते कम है। नहीं तो बाकी टॉप 10 में जो 9 कंट्रीज है, वहां पे हमारा सिनेरियो क्या है, हम खरीदते ज्यादा है, बेचते कम है। टॉप 10 कंट्रीज में सिर्फ यूएसए है जिसको हम ज्यादा बेचते हैं और खरीदते कम है। बाकी सारी कंट्रीज के साथ सिनेरियो ये है, टॉप 9 कंट्रीज के साथ, कि भाई आप खरीदते ज्यादा हो, बेचते कम हो। तो ये एक कंट्री के लिए अगर ये बढ़ता जाएगा ट्रेड इम्बैलेंस, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए इंडिया बोलता है कि आपने एक चीज तो बता दी, एक पहलू बता दिया, लेकिन उसका दूसरा पहलू वो बता नहीं रहे। नंबर 2, ट्रेड डेफिसिट्स among the RCEP members. Trade deficits among the RCEP members, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के जो मेंबर्स हैं। तो लिखना, since the January 2022, जब से ये लागू हुआ है, since the January 2022, the trade deficit of ASEAN, ASEAN मतलब ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज, the trade deficit of ASEAN with China increased from 82 billion US dollars, increased from 82 billion US dollars in 2020 to 136 billion US dollars to 136 billion US dollars in 2023, in 2023। तो ध्यान से देखो, इंडिया क्या बोल रहा है, इंडिया बोल रहा है कि अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा ऑलरेडी चाइना के साथ बहुत ज्यादा, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जो हम इंपोर्ट करते हैं और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें गैप बहुत ज्यादा है। कैसे पता करोगे? 101 में से आपने क्या करना है, जो टोटल एक्सपोर्ट करते हो उसको माइनस कर दो। 101 का तो सामान हमने खरीदा, 101 में से अगर मैं 17 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? ये देखो, 84। इंडिया और चाइना के बीच में ऑलरेडी इंडिया कितने घाटे में चल रहा है? 84 बिलियन US डॉलर का आपका ट्रेड डेफिसिट है। आप जो बेचते हो और जो खरीदते हो उसमें 84 बिलियन US डॉलर्स का फासला है, गैप है। और ये बढ़ जाएगा अगर आप आरसीईपी को ज्वाइन करोगे। अब कैसे, क्यों बढ़ जाएगा? आपके पास क्या इस चीज का कठोर सबूत है? तो ठीक है, हमने तो ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने ज्वाइन किया उनको देख लेते हैं। आसियान की 10 कंट्रीज का चाइना के साथ पहले जो ट्रेड होता था, तो उनका ट्रेड डेफिसिट कितना था 2020 में, मतलब बिफोर इट्स इंप्लीमेंटेशन, वो था 82 बिलियन US डॉलर्स। और आफ्टर इट्स इंप्लीमेंटेशन वो बढ़ के डेफिसिट कितना हो गया? 136 बिलियन US डॉलर्स। 2020 से 2023, 3 सालों में 82 से 136 हो गया। तो मतलब इतना घाटा सिर्फ 3 सालों में आसियान को बढ़ गया, आप बोल सकते हो। तो इंडिया का भी तो नुकसान होगा। एक और एग्जांपल लिख लो। सिमिलरली, जापान्स ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, सिमिलरली जापान्स ट्रेड डेफिसिट विद चाइना increased from 22 billion US dollars, increased from 22 billion US dollars in 2020, to 42 billion US dollars, to 42 बिलियन US डॉलर्स in 2023।
सो जापान का चाइना के साथ जो ट्रेड होता था, तो जापान कितने घाटे में चल रहा था 2020 में? 22 बिलियन यूएस डॉलर के घाटे में था। 3 सालों के अंदर अंदर वो घाटा बढ़ के कितना हो गया जापान के लिए? 42 बिलियन यूएस डॉलर। सो 22 से सीधा 42, तो एक तरीके से देखा जाए तो डबल ही हो गया। डबल से कितना का कम रह गया? डबल हो गया उनका घाटा सिर्फ 3 सालों में। और अगर इंडिया भी इसको ज्वाइन करता है और इस एग्रीमेंट के तहत चाइना के साथ हम ट्रेड करते हैं, तो हमारा डेफिसिट जितना है इससे बढ़ जाएगा, तो ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा बहुत ज्यादा, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। देन तीसरा पॉइंट इसमें लिखना, दैट इज अनफेयर कंपटीशन, जिसकी वजह से इंडिया ज्वाइन नहीं कर रहा है इसको। अनफेयर कंपटीशन, तो इसको लिखना, बाय नॉट ज्वाइनिंग आरसीईपी, बाय नॉट ज्वाइनिंग आरसीईपी, not joining RCEP, India maintained the flexibility to explore, India maintained the flexibility to explore other trade agreements, flexibility to explore other trade agreements, other trade agreements that do not disproportionately, that do not disproportionately favor China, disproportionately favor China, comma, comma, India's present deficit, India's present deficit is already around 84 billion, is already around 84 billion US dollars with China, already around 84 billion US dollars with China. ठीक है, सो चाइना के साथ अगर हम इस एग्रीमेंट में ज्वाइन कर जाते हैं, तो चाइना ज्यादातर हमारी मार्केट का पूरा फायदा उठा के चला जाएगा, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। जैसे हमारा यूएसए के साथ अभी तक कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, और अभी माना जा रहा है कि ट्रम्प पावर में आया है तो ऐसा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शायद हो सकता है यूएसए के साथ हम साइन करें। प्रेजेंटली अगर तुम देखोगे यूएसए के साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हो तो फायदा किसको होगा? इंडिया को, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी फायदे में है यूएसए के साथ ट्रेड करके, क्योंकि हम ट्रेड सरप्लस में है। एक ही तो कंट्री है टॉप 10 में, दैट इज यूएसए। और अगर वहां पे हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो हमारे प्रोडक्ट जो ऑलरेडी यूएसए में बिक रहे हैं वो और सस्ते बिकेंगे, क्योंकि टैक्स लगना बंद हो जाएगा, तो और उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो इंडिया फायदे में रहेगा। दूसरी तरफ अगर तुम आरसीईपी को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे चाइना फायदे में रहने वाला है, और तुम ऑलरेडी 84 बिलियन के घाटे में चल रहे हो, वो और बढ़ जाएगा। अब चॉइस इज योर्स कि आपको घाटे वाले एग्रीमेंट में जाना है या फायदे वाले एग्रीमेंट में जाना है। तो ऑटोमेटिकली इंडिया क्या ज्वाइन करेगा? जिसमें इंडिया को फायदा हो, जिसमें घाटा हो वो थोड़ी ना ज्वाइन करेंगे हम लोग। जिसमें हमारा एक्सपोर्ट बढ़े उस एग्रीमेंट को हम ज्वाइन करेंगे, जहां पे हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा उसको तो ना ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए इंडिया ऐसे किसी भी एग्रीमेंट को ज्वाइन नहीं करने वाला जिसमें क्या है कि चाइना के साथ आप कंपीट ही ना कर सको, क्योंकि उनके प्रोडक्ट बहुत चीप होते हैं। तो अब बोलो कि चाइना का प्रोडक्ट 500 रुपए का है, तो इंडिया में भी अगर वो प्रोडक्ट बने तो वो 500 रुपए का बनना चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। चाइना में लेबर चीप है, चाइना में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट सस्ते बनते हैं, वहां पे सब्सिडीज बहुत देती है सरकार, प्रोडक्ट बनते हैं सस्ते।
और सस्ता प्रोडक्ट बिकता ज्यादा है। हमारे यहाँ पे उतनी सब्सिडी सरकार दे ही नहीं सकती, इतना पैसा ही नहीं है, इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, आप बोल सकते हो। तो वो तो अनफेयर कंपटीशन हो गया ना। इट इज सेम एज, जैसे आजकल इंस्टीट्यूट्स का हो रखा है, अगर आप इंस्टीट्यूट्स को देखोगे तो जो बड़े बड़े जायंट इंस्टीट्यूट्स हो चुके हैं वो पता क्या करते हैं, वो 500 रुपए में 2000 रुपए में अपने कोर्सेज बेचते हैं। क्योंकि उनका क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस, हमने जैसे मान लो कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर 10 15 20 50 बच्चे आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उस इंस्टीट्यूट को कम से कम अपनी फीस 70 80 90 इस तरीके से समथिंग हजार रखनी पड़ेगी। एक इंस्टीट्यूट जो बोल रहा है कि 2000 में हम कोर्स बेचेंगे, उनके पास 1 लाख बच्चा आ रहा है, तो वो 2000 में भी बेचेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि टोटल पैसा जो इकट्ठा होके आएगा वो ज्यादा आ जाएगा, आप बोल सकते हो। दैट इज अनफेयर कंपटीशन। अब 2000 वाले के साथ 80,000 वाला कैसे compete करेगा, ज्यादा बच्चा किसके पास जाएगा, जहां पे सस्ता। दैट इज अनफेयर कंपटीशन। हाँ ऐसे करते हैं हम, जो ऑनलाइन होते हैं, जैसे ये अन अकेडमी वगैरह, स्टडी IQ वगैरह, ये बड़े सस्ते कोर्सेज बेचते थे, 15-20 हजार में पूरा UPSC का कोर्स बेच देते हैं। चक्कर ये नहीं है कि वो इतना सस्ता बेच रहे हैं तो उन्होंने कुछ ज्यादा, उनका वो एफर्ट कम लग रहा है, नहीं, वो पैसा कहीं ज्यादा कमाएंगे क्योंकि उनका कोर्स बिकेगा ज्यादा, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म ऑल ओवर इंडिया, करोड़ों तो उनके फॉलोअर्स हैं। तो अगर करोड़ों में से 2-2.5 करोड़ में से 1 लाख ने भी खरीद लिया, उतने कहाँ आते हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में, ये प्रॉब्लम होती है। तो ये अनफेयर कंपटीशन होता है जो इंडिया एंड चाइना के बीच में हो सकता है या हो चल रहा है। दैट्स इट। ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं इसके अंदर जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। हम्म, 1 मिनट देना मुझे। नेक्स्ट लिखो, द ब्लू रेवोल्यूशन, द ब्लू रेवोल्यूशन, कॉमा 4 years of द ब्लू रेवोल्यूशन, कॉमा 4 years ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य, MATSYA, मत्स्य संपदा योजना। द ब्लू रेवोल्यूशन, कॉमा 4 years ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो लिखो इसमें, द PMMSY, दैट इज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, शॉर्ट में PMMSY, launched in 2020, launched in 2020, is a comprehensive initiative, is a comprehensive initiative aimed at transforming, aimed at transforming द फिशरीज सेक्टर, जो फिशिंग वगैरह का सेक्टर, मच्छी पालन वाला, द फिशरीज सेक्टर एंड एनहांसिंग वेलफेयर ऑफ द फिशरमैन, एंड एनहांसिंग वेलफेयर ऑफ द फिशरमैन। सो 4 साल पूरे हो गए इस स्कीम को लॉन्च किए हुए। 2020 में ये स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है इसको लॉन्च किया गया था। अभी हम पहुंच चुके हैं 2024 में, सही 4 साल हो गए हैं।
तो आपको थोड़ा बेसिक स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। ये स्कीम खास तौर पे दो चीजों को टारगेट कर रही है। सबसे पहले ये टारगेट कर रही है हमारा जो फिशरीज सेक्टर है, मतलब हमारे यहाँ पे जो फिश प्रोडक्शन होती है उसमें बेहतरी हो, प्लस जो फिशरमैन है मतलब जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है उनका वेलफेयर हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। दिस स्कीम इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज। The scheme is under Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairies. Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairies. This is the ministry जिसके अंदर ये स्कीम आपको देखने को मिलती है, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairies. इसमें लिखना over the last 5 years, over the last 4 years, not 5, over the last 4 years, total investment made by the government, total investment made by the government is more than 20,000 crore rupees, is more than 20,000 crore rupees। तो 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा पिछले 4 सालों में सरकार इस स्कीम में इन्वेस्ट कर चुकी है। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लो इसमें। दिस स्कीम टारगेट्स, this scheme targets this scheme targets एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर मच्छी पालन जो होता है, या जो भी मतलब जो आपके पानी में रहने वाले जीव हैं उनको पालना एंड ऑल, वो सब उसमें आ जाता है। एक्वाकल्चर, AQUA कल्चर, एक्वाकल्चर कॉमा इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज मतलब जो नदियों के अंदर फिशिंग वगैरह की जाती है, इनलैंड फिशरीज एंड ensuring robust food security and ensuring robust मतलब अच्छा, ROBUST, robust food security। तो यहाँ पे ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई अच्छा खासा फूड सिक्योरिटी, मतलब हमारे देश में ये जो फिशरीज सेक्टर से जो फूड प्रोडक्ट्स आते हैं वो अच्छी खासी मात्रा में मिलते रहें और इस सेक्टर का ग्रोथ होता रहे। तो इसको 4 साल कंप्लीट हुए तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट करंट अफेयर लिखो, दैट इज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजाहा। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज याद रखनी है, 2024 के सितंबर में ये कंडक्ट हुई है। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजाहा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है। सो लिखो इसमें, इंडिया एंड ओमान, कौन सी दो कंट्रीज हैं, इंडिया एंड ओमान। अगर ये इंडिया है इस तरफ, तो यहां पे कौन मिलेगा आपको इस तरीके से, ओमान सामने ही है हमारे। इंडिया एंड ओमान recently conducted joint military exercise Al Naja, recently conducted joint military exercise Al Naja in Salala, in Salala जगह का नाम है, in Salala
ओमान। कहां पे हुई एक्सरसाइज? सलाला नामक जगह पे, इन सलाला, ओमान, कॉमा, इट इज द फिफ्थ एडिशन, इट इज द फिफ्थ एडिशन comma, first edition took place in 2015, first edition took place in 2015, 2015 से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। रिसेंटली इसका फिफ्थ एडिशन 2024 में हुआ है, तो मतलब पांचवी बार हमने ये एक्सरसाइज की है ओमान के साथ। 2015 से स्टार्ट हुई है, सो अप्रोक्सीमेटली पिछले 9 सालों में 5 बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, आप बोल सकते हो। तो रिसेंटली सितंबर 2024 में कंडक्ट हुई सलाला नामक जगह ओमान में। तो ये याद रखना कि अल नजा ओमान के साथ हमारी एक्सरसाइज है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो, द एक्सरसाइज इज हेल्ड एवरी 2 years, द एक्सरसाइज इज हेल्ड every 2 years and alternatively between India and Oman, and alternatively in India and Oman। सो एक साल उधर होती है, एक साल यहाँ, एक साल उधर, एक साल यहाँ। जैसे इस बार यहाँ पे होगी है तो 2024 में हुई, 25 में नहीं होगी, अराउंड 26 में जाके होगी, तो वो कहाँ पे होगी? इंडिया में होगी फिर। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर लिखना, आयुष्मान भारत एक्सपेंड कवरेज फॉर एल्डरली इंडियंस। आयुष्मान भारत चलती है ना योजना, मैंने भी बनाया उसका कार्ड रिसेंटली, आयुष्मान भारत योजना। वैसे वो इनकम बैरियर था, लेकिन वो बन जाता है, मैंने देखा। हाँ, मैं कौन सा उस इनकम बैरियर में आता हूँ? नहीं आती हमारी फैमिली इनकम बैरियर में, तो बन जाता है, उन्होंने तो आराम से बना दिया। बन जाता है, बना लेना चाहिए, वो हर एक के नाम पे बनता है। वैसे ये होता है कि फैमिली में टोटल 5 लाख तक का आप इलाज करवा सकते हो अगर जरूरत पड़ती है, कोई कोई ऑपरेशन या समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो हर एक के नाम पे अलग अलग बनता है, जैसे मेरा मेरे नाम पे बना है, फादर का फादर के नाम पे बना है, जिसको भी करवाना होगा वो करवा सकते हैं इस तरीके से। हाँ, तो और क्या, इलाज फ्री में होगा तभी तो बना रहे हैं लोग, और क्यों बना रहे हैं? मुझे तो पकड़ के लेके गए कि बनाना ही बनाना है, मैंने बोला मैंने तो कुछ करवाना भी नहीं, बोलते बनाना है तुम्हारा भी। सो इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, उसके बाद नेक्स्ट लिखो, आयुष्मान भारत एक्सपेंड कवरेज फॉर एल्डरली इंडियंस ओवर 70 years ऑफ एज। एल्डरली इंडियंस ओवर 70 years ऑफ एज। मैंने नरेंद्र मोदी सरकार के बहुत फायदे उठाए हैं। मैंने जीरो बैलेंस वाला भी खुलवाया था। अभी तक चल रहा है, तो सही है, सरकार आपको फायदा दे रही है, आपको लेना चाहिए। सो लिखो इसमें, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड a major expansion, a major expansion under which, under which all Indians, under which all Indians मतलब किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से हो, चाहे all Indians aged, all Indians aged 70 or more, 70 of more, comma, regardless of their income, regardless of their income, can become beneficiary of the scheme, can become beneficiary of the scheme। सो रिसेंटली बोला, पहले मैंने आपको बोला इसमें इनकम बैरियर है, एक्चुअली क्या है, आपको चेक करना पड़ता है ऑनलाइन जाके कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो।
आपकी फैमिली इनकम के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ता है, लेकिन बन जाता है। अगर मेरा बन गया तो बन जाएगा, मतलब बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वैसे इनकम बैरियर है कि सबके लिए नहीं है, इट इज स्पेशली फॉर द मिडिल क्लास फैमिलीज, या फिर आप बोल सकते हो जो पुअर फैमिलीज हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, समथिंग लाइक दैट, उनके लिए आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया गया, इन्होंने बोला कि अगर कोई 70 साल का पर्सन है, 70 या 70 साल से ऊपर की एज का पर्सन है, चाहे वो अरब खरब कमाता हो, कुछ मर्जी हो, वो भी इसमें एनरोल हो सकता है। ओनली फॉर द एल्डर्स। तो इंडिया के जितने भी एल्डर्स हैं वो सारे इस स्कीम में कवर होंगे। वैसे सारे लोग कवर नहीं होते हैं, सिर्फ मिडिल क्लास या फिर पुअर जो फैमिलीज है वो कवर होती हैं। सो लिखना है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, पीएमजे, दैट इज आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पूरा नाम है इसका, ABPMJ, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, was launched in 2018, was launched in 2018, comma, it is a cashless health insurance, इट इज अ कैशलेस, मतलब इसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा, इट इज अ कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब आपका कार्ड बना है, आपने इलाज करवाया, हॉस्पिटल को अपना कार्ड दिया, हॉस्पिटल को सरकार पैसा डाल देगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा। इलाज का जो भी खर्चा आया होगा वो हॉस्पिटल को सीधा आ जाएगा, आप बोल सकते हो, ठीक है। इट इज अ कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, कॉमा, इट प्रोवाइड्स 5 लाख per family per year, it provides 5 lakh per family per year for health care, per family per year for health care। सो हर एक फैमिली को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल जाएगा, साल, हर एक साल, ठीक है। हर साल एक फैमिली 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकती है अगर उनका ABPMJ वाला कार्ड जो है वो बना हुआ है तो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रेजेंटली प्रेजेंटली इट कवर्स मोर देन 10 करोड़ फैमिलीज, 10 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज इसमें एनरोल हो चुकी हैं हमारे देश में। प्रेजेंटली इट कवर्स मोर देन 10 करोड़ फैमिलीज एंड अराउंड 50 करोड़ इंडिविजुअल्स, 50 करोड़, अगर 10 करोड़ फैमिली है तो एक फैमिली में अराउंड 5 बंदे तो होते ही हैं, तो अराउंड 50 करोड़ इंडिविजुअल्स, कॉमा, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। दुनिया में इतनी बड़ी कोई स्कीम नहीं है, अभी मोदी को क्रिटिसाइज कर देते हैं, इतना पैसा लगा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 50 करोड़ लोग इसमें एनरोल हो चुके हैं, 10 करोड़ फैमिलीज, और जो सालाना 5 लाख तक का इलाज करवा सकती हैं, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कीम है। इसको याद रखना, इसमें यही अपडेट थी। और कब आई है स्कीम, 2018 में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट लिखना, इंडिया बिकम नेट इंपोर्टर ऑफ मेज, जो मकई होती है, इंडिया बिकम नेट इंपोर्टर, इंपोर्ट करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला नहीं, इंपोर्ट करने वाला, इंडिया बिकम नेट इंपोर्टर ऑफ मेज। तो लिखना है इसमें, रिसेंटली
India's push towards recently India's push towards increasing ethanol production, increasing ethanol production particularly corn based, corn मतलब मेज, particularly corn based इथेनॉल मतलब मकई का इस्तेमाल करके इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा। कॉर्न बेस्ड इथेनॉल हैज ट्रांसफॉर्म्ड द कंट्री, हैज ट्रांसफॉर्म्ड द कंट्री फ्रॉम एशियाज टॉप मेज एक्सपोर्टर, फ्रॉम एशियाज टॉप मेज एक्सपोर्टर टू एशियाज टॉप मेज इंपोर्टर। इंडिया पहले एशिया में सबसे ज्यादा जो कॉर्न है उसका एक्सपोर्ट करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ पे सरकार बहुत फोकस कर रही है कि मेज का इस्तेमाल करके इथेनॉल प्रोड्यूस करनी है। इथेनॉल एक फ्यूल है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, डीजल एंड पेट्रोल के साथ मिक्स करके हमारे इंजनों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट। इसमें हम क्या करना चाहते हैं एक्चुअली कि जैसे पेट्रोल है, अभी तो हम प्योर पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, हम चाहते हैं कि 80% पेट्रोल हो प्लस 20% उसमें हम क्या इस्तेमाल करें, इथेनॉल। इन दोनों का मिक्सचर बनेगा और फिर हमारी गाड़ियों में ये डलेगा। इससे क्या होगा, 20% आप 1 लीटर के पीछे पेट्रोल बचा रहे हो, क्योंकि आप इथेनॉल डाल रहे हो उसकी जगह पे, 100% पेट्रोल नहीं है। तो इथेनॉल प्रोड्यूस कहां से होती है, ज्यादातर कॉर्न बेस्ड इथेनॉल है। वैसे तो पोटैटोज जो होते हैं, आलू वगैरह, सब्जियां, छिलके, बचा खुचा बचा हुआ सामान जो एग्रीकल्चर, हर एक चीज से पैदा हो जाती है इथेनॉल। तो फर्मेंटेशन वगैरह करनी होती है, खास तौर पे हम कॉर्न से कर रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकला, इसका नतीजा ये निकला जो एशिया में मेन नेट एक्सपोर्टर था, जो सबसे ज्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता था आज से कुछ साल पहले, अब नेट इंपोर्टर हो गया है। अब हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, पहले हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। कारण क्या है, डिमांड बढ़ गई है मेज की इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस सिग्निफिकेंट शिफ्ट, this significant shift is impacting the local industries, is impacting the local industries, क्योंकि मेज की कमी आ रही है। पहले हमारे देश में बहुत होता था मेज, हम बाहर भी बेच देते थे, अभी बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। लोकल इंडस्ट्रीज कॉमा, in India maize is the third most important food crop. In India, maize is the third most important food crop, contributing around 9% to the national food basket, contributing around 9% to the national food basket, and adding more than 100 billion to the agricultural GDP, and adding more than 100 billion टू द एग्रीकल्चरल जीडीपी। सो हमारे देश में टॉप 3 जो क्रॉप्स हैं, वीट हो गया, सबसे पहले राइस है, फिर वीट है, तीसरे नंबर पे है मेज। हमारे यहाँ पे जो टोटल फूड बास्केट है, मतलब जो सामान हमारे यहाँ पे खाया जाता है, उसमें 9% किसकी हिस्सेदारी है, मेज की है, आप बोल सकते हो। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर का टोटल जो प्रोडक्शन है, उसमें 100 बिलियन किसका प्रोडक्शन है, मेज का। 100 बिलियन वैल्यू का किसका प्रोडक्शन होता है, मेज का। तो मतलब अच्छा खासा हमारे इंडिया में इसका शेयर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, इसी में ही है, द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 परमिट्स
maize based permits, maize based और ग्रेन बेस्ड ग्रेन्स, जैसे ये कनक हो गया, राइस हो गया, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल मिक्सिंग परमिट्स, ब्लेंडिंग लिख लिया ना, मिक्सिंग मत लिखना फिर, इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ मेज बेस्ड एंड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल कॉमा रिजल्टेड इनटू बूस्टेड इथेनॉल प्रोडक्शन, रिजल्टेड इनटू बूस्ट इन इथेनॉल प्रोडक्शन, ऐसे लिख लो, रिजल्टेड इनटू बूस्ट इन इथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये 2018 में पॉलिसी आई थी, जो 20% ब्लेंडिंग की बात करती है कि जो हमारे फ्यूल्स है उसमें आप इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर दो जी, 20% इथेनॉल मिला दो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट करंट अफेयर, इंडिया प्लान्स 15 बिलियन यूएस डॉलर्स फॉर चिप मेकिंग, इंडिया प्लान्स 15 बिलियन यूएस डॉलर्स फॉर चिप मेकिंग, इंडिया प्लान्स 15 बिलियन यूएस डॉलर्स फॉर चिप मेकिंग, मतलब सेमीकंडक्टर, चिप मतलब सेमीकंडक्टर। तो लिखो इसमें, इंडिया इज सेट टू इन्वेस्ट, इंडिया इज सेट टू इन्वेस्ट 15 बिलियन यूएस डॉलर्स, सेट टू इन्वेस्ट 15 बिलियन यूएस डॉलर्स अंडर इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन, अंडर इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन, India's semiconductor mission, comma, India had already India had already invested 10 billion US dollars in the first phase of the mission, 10 billion US dollars in the first phase. So सेकेंड फेज में हमने अभी इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है 15 बिलियन, फर्स्ट फेज में हम कितनी कर चुके हैं ऑलरेडी, 10 बिलियन कर चुके हैं आप बोल सकते हो। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब सेमीकंडक्टर होता क्या है तो वो लिख लो, अ सेमीकंडक्टर चिप, अ सेमीकंडक्टर चिप is a semiconductor chip is a tiny, छोटी सी, TINY, tiny electronic device, tiny electronic device made up of silicon और germanium, made up of silicon और जर्मेनियम, इस प्रोडक्ट की बनी होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, which serves as basic building block, which serves as basic building block of most of the electronic circuits, most of the electronic circuits, most of the electronic circuits, comma, these chips can contain, these chips can contain billions of microscopic switches, billions of
microscopic switches on a small, ब्रैकेट में लिख लेना, फिंगर नेल साइज्ड, मतलब जितना का हमारा ये नेल होता है, स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेना, फिंगर नेल साइज्ड, ब्रैकेट क्लोज, चिप। चिप कभी भी कुछ भी, ये लैपटॉप को उखाड़ के देख लो, कैमरे को उखाड़ के देख लो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खोल के देखोगे ना, तो एक हरा सा मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के छोटे छोटे ऐसे अपने नेल जितने ना छोटे छोटे लगे होते डिवाइस, दोज आर चिप्स। अगर वो ना लगे हो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चलती है। तो इट इज लाइक बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक चीज है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर या चिप। नेक्स्ट पर लिखना, ग्लोबली ताइवान एंड यूएस, ग्लोबली ताइवान एंड यूएस dominates the market of semiconductor chip industry. Globally, Taiwan and US dominates the market of semiconductor chip industry, market of semiconductor chip industry, comma, US has implemented its incentive scheme for semiconductors. US has implemented its incentive scheme for semiconductors with total allocation of with total allocation of 50 billion US dollars, total allocation of 50 billion US dollars globally. सो यूएसए ने एक स्कीम भी लॉन्च की है जिसमें क्या है कि दुनिया जहान में वो इंसेंटिव देंगे कंट्रीज को। रिसेंटली इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया है, तो वो टोटल 50 बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में सेमीकंडक्टर चिप्स की बिल्डिंग करने के लिए, ठीक है। सो यूएस एंड ताइवान, ताइवान चाइना का ही पार्ट है लेकिन अलग से ये चलाया जाता है, वो खुद को अलग कंट्री मानते हैं लेकिन वैसे नहीं माना जाता। वैसे यूनाइटेड नेशन उसको कंट्री नहीं मानता है, बट ताइवान खुद को कंट्री बोलता है। तो चाइना का पार्ट ये है ताइवान, वो और आपका जो यूएस है, ये डोमिनेट करते हैं इस मार्केट को, सबसे ज्यादा चिप्स प्रोड्यूस होती हैं यहाँ पे। राइट, एक पॉइंट और लिख लो, सिमिलरली द यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप की 27-28 कंट्रीज है, सिमिलरली द यूरोपियन यूनियन has also announced has also announced an incentive program, also announced an incentive program like US, full stop. India presently has almost negligible presence, मतलब ना के बराबर ही है। India presently has almost negligible presence in the manufacturing of semiconductor chips. Almost negligible presence in the manufacturing of semiconductors chips. सो बिल्कुल ना के बराबर ही हमारे यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर्स की जो चिप्स हैं इनकी प्रोडक्शन होती है, बिल्कुल ना के बराबर ही है, कुछ खास है ही नहीं आप बोल सकते, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ तक करते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये समझ आया? कल फिर एथिक्स की क्लास ही होगी, सैटरडे को भी फिर एथिक्स की होगी क्लास। समझ आया हर्ष? यस सर। ठीक है जी। कल सैटरडे है ना? हाँ, तो कल टेस्ट होगा,
कल टेस्ट होगा वही जितना हमने किया है। हमने लास्ट कहाँ तक किया? यूथनेशिया कर रहे हैं। यूथनेशिया से पहले पहले मतलब बिगिनिंग ऑफ द लाइफ इश्यूज तक, शुरू से लेके एथिक्स क्या है वहां से लेके बिगिनिंग ऑफ द लाइफ इश्यूज तक टेस्ट होगा, ठीक है। एंड ऑफ द लाइफ इश्यूज उसमें नहीं आएगा, बिगिनिंग ऑफ द लाइफ इश्यूज तक होगा पूरा। ठीक है सर।